दिव्य पुरुष था, दिव्य अंश था, काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल था। तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता। था वीर महाभट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था, उठ माँ का साया बिसल से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में, कुंती ने ऐसा काम किया। गंगा में बहाया था मुझको, दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला, राधा ने माँ का प्यार दिया। लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको, सबने समझा मैं शूद्र हूँ। था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था, कर्म वीर मैं जीता रहा। जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था। पर सीखूं किससे युद्ध कला था, मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया। सीखूंगा अब मैं युद्ध कला, आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था, फिर मुझको ताना मारा था। है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा। शिक्षा को देकर छीन लिया, इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी, था रंगमंच भी लगा हुआ। वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ, वहाँ पर बजते ढोल नगाड़े थे। सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जो देखा मेरा रण कौशल, सारा साम्राज्य विचकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था, मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको, जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था पुत्र को, लेकिन कुंती फिर भी मौन रही। फिर दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रोणाचार्य को रोक दिया। मुझको कह करके अंगराज फिर अंग देश मुझे सौंप दिया। ये बात सुनी जब मैंने, तब मैं गौरव से हर्षाया था। मुझे दुर्योधन ने मित्र कहा और सीने से भी लगाया था। जब कोई नहीं था संग मेरे, दुर्योधन साथ में खड़ा हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। मुझे क्रोध भयंकर आता था, पर क्रोध को मैंने बांध लिया। बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ, ये मन में मैंने ठान लिया। कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को। मेरा राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया, हर बंधन को सब बता दिया था। सूर्य देव ने फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है, फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। मित्र को वचन दिया था मैंने, वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को। मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता, पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे। 2 हाथ पछाड़ा मैंने, केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की वावा को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे। मेरे उस रण कौशल हेलो 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 अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है, मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी। फिर अंजी क्या हालचाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल हैं। एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जल्दी, और सारे ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि आज हमारी टाइमिंग थोड़ी सी अलग है। वैसे टाइमिंग हमारी 9 बजे है, बट आपको मैंने बताया था कि मेरी डॉटर की तबीयत सही नहीं है, उसको मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इसलिए मेरे को आज क्लास थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ी है। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से हर बच्चे के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में ये शेयर कर दो फटाफट से जल्दी। पास में मेरे धनुष बाण, तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको, ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ
थे अर्जुन के, फिर भी मुझको छल से मारा। वहाँ बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता। अगर अर्जुन ने उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा होता। ना मुझसा त्यागी हुआ कोई, ना हुआ है मुझसा युद्ध। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। और सुनाओ आप सब क्या हाल चाल है जी? जिस मित्र ने साथ दिया मेरा। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग जेरी, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग आरुष, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। तो फाइनली आज से हमारी नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल, ठीक है जी, सीरीज का 2.0 वर्जन आज हमारा स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, इसका वर्जन 1 मतलब एक पार्ट हमारा हो चुका है। उसके अंदर टोटल मिला के मैंने 35 सेशन लिए थे। मैं आपको बता दूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हो, उनको लग रहा होगा ये चोकटा कौन है भाई, ये बंदा पढ़ाता भी है भाई, ये बंदा कैसा पढ़ाता है भाई, ये बंदा अच्छा पढ़ाता है। तुम टेंशन मत लो ना, जब ये बैच तुम्हारा खत्म होगा ना, तुमने रेगुलर बैच अगर नहीं भी लिया तो भी तुम्हारे खून से टेक्स्ट निकलेगा, इतना मेरा तुमसे बात है। बट मैं उनके लिए स्पेशली बताने जा रहा हूं, ये हमारा 2.0 वर्जन है। इससे पहले एक पार्ट हमारा हो चुका है, जिनके मई 25 में एग्जाम थे, उसके लिए मैंने वो सेशन लिए थे। टोटल 35 सेशन मैंने उसके अंदर लिए थे नोट फॉर ऑल सीरीज के। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो वो जो आपने करना है वो इसके अलावा करना है, मतलब वो हम सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे। बात ध्यान देना कि मतलब वो तो करना ही करना है। तो अगर किसी को नहीं पता और किसी को टेक्स्ट में बहुत बढ़िया नंबर लेने हैं या 70-80 का टारगेट है, अगर ये दो सीरीज आप कंबाइन करके देख लोगे ना, तो बिलीव में आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। क्योंकि बच्चे के प्रोविजन स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्रोविजन हम रिवीजन क्लास ऑलरेडी उड़ान बैच पढ़ा हुआ है, त्रिशूल बैच पढ़ा हुआ है, रिवीजन क्लासेस पढ़ी हुई हैं, मैराथन पढ़ी हुई हैं, तो बच्चा प्रोविजन तो बहुत बढ़िया कर लेता है। बस मेन बच्चे को दिक्कत क्या आ रही है, उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही, या क्वेश्चन सोल्व से भी ज्यादा उससे क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। और फिर अगर मान लो क्वेश्चन समझ भी लिया तो क्वेश्चन को लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अगर क्वेश्चन थ्योरी बेस है तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिकल बेस है तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वर्किंग नोट कैसे बनाने हैं, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके इस सीरीज में खत्म हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो जितने बच्चे भी हैं, दोबारा से मैं फिर कह रहा हूं, पहले आपने पहला पार्ट देखना है, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट देखना है। और एक सामने बच्चा कह रहा है भाई साहब रिवीजन कराओगे क्या? बेटे रिवीजन नहीं होगी, रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है, बहुत डिटेल में पड़ी है। आप ये लगा लो कुछ बच्चों का रेगुलर बैच उतने घंटे में खत्म होता है जितनी मेरी रिवीजन पड़ी है। तो आप रिवीजन आराम से कर सकते हो। और रिवीजन पुरानी नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट रिवीजन है, अमेंडेड रिवीजन है, ठीक है ना। तो आप जाके YouTube पे प्लेलिस्ट देखोगे तो रिवीजन प्रोविजन जो होंगे वो सारे के सारे वहां पे रिवाइज हो जाएंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन के साथ में मुझे प्रोविजन रिकॉल करवाने पड़ेंगे। बट इट डजंट मीन कि मैं सारे के सारे प्रोविजन याद कराऊंगा। मैं ये मान के बैठ चुका हूं कि आप सब जीएसटी की रिवीजन कर चुके हो, उसके बेस पे अब हम यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आज से फाइनली हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। और ये सीरीज कब तक चलेगी? आप ये मान के चलो कि जब तक तुम्हारे सितंबर में एग्जाम नहीं होंगे सीए वाले बच्चों के, तब तक चलेगी। सर क्या ये सीरीज सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सीएम में इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, 100% नहीं 200% देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबके पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव हैं, आप भी आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर पहले इस सीरीज में हम क्या करेंगे, पहले जीएसटी करेंगे या पहले इनकम टैक्स करेंगे? इस सीरीज के अंदर पहले हम जीएसटी से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स करेंगे। तो पहले आने वाले कुछ दिन हम जीएसटी की बात करेंगे, जब हमारा जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन हमें समझ में आ जाएंगे, देन फिर इनकम टैक्स की हम स्टार्टिंग करेंगे। सर आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्या चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे? तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक बार यहां पे देख लें कि हमारा स्टार्टिंग पैटर्न क्या होगा। एक बार फटाफट से 5 मिनट यहां पे देख लें, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम 12 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक हम सिर्फ जीएसटी डिस्कस करेंगे। तो 12 जुलाई से 4 अगस्त आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेट जो भी हमारे 17-18 लेक्चर होंगे वो सारे के सारे जीएसटी के क्वेश्चंस के होंगे। इसमें सिर्फ जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी विद प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करेंगे। चाहे वो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, ये मैटर नहीं करता, बट तुम्हें आइडिया लगे कि एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आज जो हम यहां पे स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले
आरटीपी हम डिस्कस करेंगे जो आईसीएआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर इशू किया है, उस आरटीपी में जो भी जीएसटी के क्वेश्चंस होंगे उसकी आज हम यहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब हमारी आरटीपी हो जाएगी उसके बाद फिर हम करेंगे एमटीपी, जो आपके मॉक टेस्ट पेपर होंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा बहुत बार पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम बन जाते हैं, थोड़ी बहुत फिगर ऊपर नीचे करते हैं बट कई बार क्वेश्चन सेम बन जाते हैं। तो पहले आरटीपी करेंगे फिर हम एमटीपी करेंगे। जब ये दोनों हो जाएंगे फिर आईसीएआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम उसके तीसरे नंबर के ऊपर करेंगे और वो चैप्टर वाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे? चैप्टर वाइज करेंगे। इवन सीएस और सीएमए के मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं तुम्हें तीसरे नंबर के ऊपर करवा दूंगा। मतलब हम अपने मॉड्यूल के तो करेंगे, अगर सीएस और सीएमए के मॉड्यूल में अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो वो क्वेश्चन में हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। देन फिर ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो पुराने अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन बन चुके हैं वो किस तरह से क्वेश्चन बने हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं, उसके हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो इन 4 पैटर्न में हम जीएसटी के क्वेश्चंस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो जितने भी हमारे जीएसटी के आने वाले लेक्चर हैं इसी पैटर्न को हम फॉलो करके चलेंगे। पहले आरटीपी, फिर एमटीपी, फिर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, फिर जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन हम लिख के भी आ सकते हैं और हमसे वो गलत भी नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? अब जैसे ही हमारा हो जाएगा उसके बाद फिर 5 अगस्त से लेके जब तक तुम्हारे सितंबर में एग्जाम नहीं होंगे तब तक जो हमारी सीरीज चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की होगी। उसमें सिर्फ इनकम टैक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे ये ध्यान दें कि 5 अगस्त से हम इनकम टैक्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और 5 अगस्त तक जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे जीएसटी की। सर जो आपने हमें क्वेश्चन बैंक दिया है तो क्या उसके क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कराओगे? बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएंगे। जब आईसीएआई मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो जो मेरे क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें टेक्निकल लग रहे होंगे उसकी प्रैक्टिस भी हम इसके साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो आप सबके पास क्वेश्चन बैंक तो है ही है, क्वेश्चन बैंक तो है ही है ना, तो उसके जो भी क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे हाँ भाई चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन बैंक के भी इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे इसके साथ में ही वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या पूरा पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है। तो पहले हम जीएसटी लेके चल रहे हैं ताकि जीएसटी में कम से कम ना करते भी जितने नंबर का जीएसटी बनता है 90% मार्क्स जीएसटी में हमारे पक्का होने चाहिए, तभी हमारे टैक्स में 60, 70 और 80 मार्क्स आ सकते हैं अगर हम जीएसटी में बहुत बढ़िया नंबर लेंगे। तो कोशिश करेंगे जीएसटी में सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से करने की, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन? ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइमिंग जो हमारा रहेगा ना, टाइमिंग हमारा रात को 9 बजे रहेगा। आज बच्चे भी थोड़े से कम आए हैं और थोड़ा सा मेरे को अर्जेंट बताना पड़ गया क्योंकि टाइमिंग मेरे को 6 बजे रखना पड़ा। वैसे आज मेरे को था कि मैं क्लास मतलब मेरी छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि मेरी डॉटर की थोड़ी सी ज्यादा तबीयत खराब है कल से, तो मेरे को उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। इस चक्कर में मैंने फिर टाइमिंग थोड़ी सी शिफ्ट की है कि 6 से 7 बजे तक मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगा, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास लेके चला जाऊंगा। फिर मंडे से जो हमारी टाइमिंग रहेगी वो रात को 9 बजे रहेगी। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान देना कि मंडे से जो हमारी टाइमिंग रहेगी होपफुली वो रात को 9 बजे रहेगी। अगर कोई भी थोड़ा बहुत टाइमिंग में चेंज होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। आप सब बच्चे टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड हैं, चाहे वो अल्टीमेट सीए वाला हो, चाहे वो मेरा पर्सनल चैनल हो वीजी स्टडी हब वाला हो, आई थिंक सब कनेक्टेड है। तो अगर बाई चांस किसी भी टाइमिंग में चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। अदरवाइज जो हमारी क्लास की टाइमिंग होगी वो रात को 9 बजे होगी। बस ये बात ध्यान दो। डन? चलो जी, आओ जी, अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब हम यहां पे आरटीपी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये इस बार का रिवीजन टेस्ट पेपर है जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया। इसको आज तो हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा करेंगे एक सेशन आज हम लेंगे और एक सेशन जो होगा फिर इसको हम मंडे को लेंगे। तो मंडे को पूरी की पूरी आरटीपी हमारी यहां पे खत्म हो जाएगी। अब आज वाले सेशन में हम क्या करेंगे? आज वाले सेशन में एक तो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो इन्होंने दिया है, मतलब जो पहला क्वेश्चन बनता है ना केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, तो एक तो वो हम कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन एक होता है आईटीसी वाला, उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जितने छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन मैं आईटीसी वाले छोड़ूंगा आज की क्लास में, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज वाली क्लास में इसको हम पैकअप कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। ठीक है, नहीं कल संडे को सेशन नहीं होगा। ठीक है, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी, संडे सेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हेलो भाई साहब। ओए, अब सारी की सारी बातें क्लियर हो गई ना?
अब कोई डाउट तो तुम्हारे मन में नहीं बचा ना? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट क्लास में वो डाउट में ले लूंगा, ठीक है? चलो अब एक बार सारे बच्चे बिल्कुल फ्रेश माइंड से बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ जी, इधर देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो जी। वो कह रहे हैं रैपिड मूव, हाँ जी ध्यान से, रैपिड मूव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज RLPL। तो एक कंपनी का नाम है RLPL, जो क्या करती है, जो लॉजिस्टिक की सर्विस देती है। ए रजिस्टर्ड कंपनी बेस्ड इन पुणे महाराष्ट्र। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ये कहां पे लोकेट है? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है जी। ही इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सर्विस। एक तो वो लॉजिस्टिक की सर्विस दे रही है, एक वो वेयर हाउसिंग की सर्विस दे रही है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फॉर perishables and consultancy service. It also deal in the activities like storage of agriculture produce. तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अब ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी मल्टीपल सर्विस दे रही है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि एक कंपनी है, अब ये कंपनी मल्टीपल सर्विस दे रही है। अब मल्टीपल सर्विस कौन कौन सी दे रही है? एक तो वो लॉजिस्टिक की सर्विस दे रही है जी। पहला काम तो ये हो गया कि एक वो कंपनी जो हमें सर्विस दे रही है, वो कंपनी हमें लॉजिस्टिक की सर्विस दे रही है। दूसरा वो सर्विस दे रही है, वो वेयर हाउसिंग की सर्विस दे रही है। तीसरा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस भी दे रही है। चौथा वो कोल्ड स्टोर वेयर हाउसिंग की सर्विस फॉर पेरिशेबल गुड्स, एंड फिर वो कंसल्टेंसी की सर्विस भी दे रही है। तो ये कंपनी जो है वो मल्टीपल सर्विस दे रही है। अच्छा, अब ये कंपनी मल्टीपल सर्विस दे रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं दोबारा कर रहा हूं, आंसर तुम्हें आते हैं, सिर्फ मुझे क्वेश्चन पढ़ना सिखाना है। इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा। मैंने कहा ना जल्दबाजी मुझे कुछ नहीं है, 1 घंटे में चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 3 क्वेश्चन हो, बट जब तुम पेपर से बाहर आओ तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि आज हम बहुत बढ़िया पेपर करके आए हैं। रट्टे वाला काम नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सारे बच्चों में कौन सा देना, अगर ये कंपनी ये सर्विस दे रही है तो क्या ये सर्विस रिसीवर है, क्या ये प्रोवाइडर है? पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये प्रोवाइडर है या ये रिसीवर है? ऑब्वियस सी बात है प्रोवाइडर है। ये कंपनी कौन हो गई? प्रोवाइडर हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी जो है वो सप्लायर है? अच्छा, अगर ये कंपनी सप्लायर है तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सप्लायर की लोकेशन क्या है? तो सप्लायर की लोकेशन है पुणे, और पुणे कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो ये हमारी सप्लायर की लोकेशन है। तो LOS जो आ गया वो महाराष्ट्र आ गया। तो LOS क्या हो गया? महाराष्ट्र। अच्छा, लोकेशन ऑफ सप्लायर जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है, और अगर ये दोनों अलग स्टेट में होंगे तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। इसलिए सप्लायर की लोकेशन जानना जरूरी है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि सप्लायर जो है वो ये कंपनी है, इसकी लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र में है। अब हमें ये देखना है कि ये सर्विस किसको दे रही है। अब जिसको भी सर्विस दे रही है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? जो भी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो सप्लायर की लोकेशन से मैच हो गया फिर तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई है, अगर इससे मैच नहीं हो रहा फिर वो इंटरस्टेट सप्लाई है। इसलिए ये लोकेशन हमने फाइंड आउट की है, किसकी लोकेशन क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल से जून ऑफ करंट ईयर द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन की है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अच्छा, कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन की है, तो क्या ये आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, या ये इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, या ये दोनों सप्लाई की बात करेगा? बस मेरे को इतना बता दो। उसने बोला कि ये कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब जो नीचे दी गई ट्रांजैक्शन है, क्या वो आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, दोनों सप्लाई की बात कर रहे हैं? मैं दोबारा कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ना अगर तुम्हें आ गया ना तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे बताओ, ये जो लाइन लिखी है इस लाइन का मतलब क्या है? अब नीचे जो वो ट्रांजैक्शन बोलेगा, क्या वो आउटवर्ड सप्लाई की है, इनवर्ड सप्लाई की है, दोनों की है? दोनों की है। उसने ये नहीं कहा अंडरटुक फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई, वो ये नहीं कह रहा अंडरटुक फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई, या वो ये नहीं कह रहा अंडरटुक फॉलोइंग सेल या फॉलोइंग परचेस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब अगर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो मे बी वो आउटवर्ड सप्लाई भी हो सकती है, मे बी वो इनवर्ड सप्लाई भी हो सकती है। अच्छा, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? सारे बच्चे बताओ, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो आउटवर्ड सप्लाई है तो उस पर GST गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और अगर वो इनवर्ड सप्लाई है तो उस पर ITC की बात होगी। यही तो मुद्दा है ना भाई। अगर वो आउटवर्ड सप्लाई है तो उस पर गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा, अगर वो इनवर्ड सप्लाई है उस पे ITC की बात होगी। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नीचे दी गई सप्लाई जो है वो आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है। तो पहले बात ये दिमाग में क्लैरिटी लेके चलना कि वो आउटवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहा,
इनवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहा, वो दोनों तरह की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी आउटवर्ड है और कौन सी इनवर्ड है। क्या बात क्लियर है? अब आगे, अब वो कह रहे हैं लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड, बस सारे बच्चे बोल दो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड, तो क्या ये आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड, क्या ये आउटवर्ड सप्लाई है या ये इनवर्ड सप्लाई है? ऑब्वियस सी बात है आउटवर्ड सप्लाई है, वो प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोवाइड का मतलब आउटवर्ड सप्लाई। तो कह रहा है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड टू किसको? हनुमान एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन अमरावती महाराष्ट्र। अब रजिस्टर्ड इन अमरावती महाराष्ट्र, तो इसको ही लॉजिस्टिक सर्विस दी है, सेम स्टेट में है, तो भाई ये तो हो गया इंट्रास्टेट। ये क्या हो गया? इंट्रास्टेट हो गया। और 28 लाख रुपए चार्ज किए हैं। और दूसरी सर्विस जो दी है वो शिव इंडस्ट्री को दी है, जो रजिस्टर्ड है ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश। अब ग्वालियर मध्य प्रदेश और वो सप्लायर महाराष्ट्र का था, तो ये सप्लाई जो होगी वो इंटरस्टेट सप्लाई होगी। तो भाई एक सप्लाई तो मेरी इंट्रा होगी, एक सप्लाई मेरी इंटर होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक इंट्रा है और एक इंटर है। जो मेरी इंट्रा है उसके लिए मैंने 28 लाख रुपए चार्ज किए हैं, जो मेरी इंटर है उसके लिए मैंने 22 लाख रुपए चार्ज किए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो ये जो मेरी सप्लाई है ये आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया जी, डन। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल। अब सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड अगेन प्रोवाइडेड, तो अगेन प्रोवाइडेड, तो अगेन वो आउटवर्ड सप्लाई की बात करेगा। अब तुमसे बढ़िया कौन जानता है? इतने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, पूरे विश्व के महाज्ञानी, तुम अपने चेहरे की तरफ देखो तो सही। क्या तुम अपने आप को पहचान पा रहे हो कि तुम कौन हो? जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया ना, उस दिन तुम्हारे एग्जाम निकल जाएंगे। पहचानो अपने आप को। याद करो हमने क्लास में क्या किया था कि वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल की सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है, इस सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। याद आ रहा है? वेजिटेबल्स की वेयर हाउसिंग जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। अब उसने बोला किसको दी है? सफल फार्म रजिस्टर्ड इन सोलपुर महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट है। एंड फ्रेश वेजिस रजिस्टर्ड इन वापी गुजरात, इंटर स्टेट है। 8 लाख और 4 लाख, बट है तो एग्जम्प्ट, है तो एग्जम्प्ट है ना भाई, है तो एग्जम्प्ट ही है। अब भैया वेजिटेबल्स की वेयर हाउसिंग है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग है। अब तुम सब जानते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग जो है वो एग्जम्प्ट है। अब वो एग्जम्प्ट है तो एक तो इंट्रा स्टेट है 8 लाख और एक इंटर स्टेट है 4 लाख रुपए, बट ये है एग्जम्प्ट, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट देखो, फिर वो कह रहे हैं सेल ऑफ लैंड, लैंड बेची है जी टू मिस्टर अमित। अमित को लैंड बेची है पुणे में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी है 2.5 लाख रुपए की और स्टैंप ड्यूटी चार्ज किया 2%। हेलो भाई साहब, ओए यार तुम आंसर दो इसको। नहीं, तुम मेरे को आंसर दो। एक बात बताओ, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग क्या तुमने शेड्यूल 3 नहीं पढ़ा क्या? अब अगर तुमने शेड्यूल 3 पढ़ा है तो शेड्यूल 3 में लैंड और बिल्डिंग की सेल पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। ना ये गुड्स की सप्लाई है ना ये सर्विस की सप्लाई है, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन इस पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो भाई जो ये उसने सेल की है ये ना गुड्स की सप्लाई बनेगी ना सर्विस की सप्लाई बनेगी, इस पे कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। इसको यहां से बाहर निकाल दो। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। जीएसटी की रिवीजन के लिए उड़ान में बहुत बढ़िया, खतरनाक, मजा आ जाएगा पक्का। नालायक, अबे उड़ान में तुम्हें उड़ा देगा। तुम ऐसे से आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आसमां नीचे आज मैं ऊपर। कसम से भगवान की तुम्हारे हाथों से खून ना निकल गया ना टैक्स का, मजा आ जाएगा तुम्हें। अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आना, पॉइंट नंबर 4 आओ जी। अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं इट ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी सर्विस। हेलो पै गया स्यापा, हेलो पै गया स्यापा। वो कह रहा है इट ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी सर्विस। अब उसने कंसल्टेंसी की सर्विस रिसीव की है। अब सारे बच्चे बोल दो क्या ये सप्लाई इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई है? जल्दी बोल दो, क्या ये सप्लाई इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई है? सारे बच्चे बोलो, फटाफट से बताओ जी। क्या ये सप्लाई इनवर्ड सप्लाई है या ये सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई है? इनवर्ड सप्लाई है, रिसीव की बात कर रहा है। अगर रिसीव की बात करें तो इनवर्ड सप्लाई है, तो इसके इसमें आईटीसी की बातें हो सकती हैं। तो किससे लिए? शेयर थे। एन आर्किटेक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 80,000 पे एक्सक्लूसिव जीएसटी था, बट आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड अंटिल नाउ। अरे आईटीसी अवेल करना भूल गया। अच्छा, अगर आईटीसी अवेल करना भूल गया पिछले साल का, तो क्या वो आईटीसी अवेल कर सकता है? बिल्कुल अवेल कर सकता है। या तो अगर पिछले साल का आईटीसी है मार्च के महीने का, तो अगले साल मतलब इस साल के
30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ये वहां तक आईटीसी क्लेम कर सकता है। उसने बोला रिलेटेड इनवॉइस जो है वो 20 मार्च का था। अब पिछले साल का 20 मार्च, तो पिछले साल का 20 मार्च मतलब पिछला साल, तो पिछला साल उसका आईटीसी अगला साल मतलब ये वाला साल, तो इस वाले साल का 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ये वहां तक आईटीसी क्लेम कर सकता है। अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है सप्लाई किया, अब सप्लाई किया गुड्स न्यूली ओपन वेयर हाउस। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना सप्लाई किया गुड्स, तो पहली बात सप्लाई किया, तो सप्लाई किया फिर आउटवर्ड सप्लाई, यही तो प्रॉब्लम है बेटा जी। और मेरे भिंडी कलर के बच्चों, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, यही तो बच्चा गलती करता है, उसको इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में कंफ्यूजन होती है। तो मैं फिर कह रहा हूं ये सेशन तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना सिखा देंगे, चाहे तुम्हें कुछ और आए ना आए। और अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो बिलीव में कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना सप्लाई, सप्लाई मतलब आउटवर्ड, तो सप्लाई गुड्स टू इट्स, ये सबसे मेन पॉइंट है इट्स। तो मतलब अपनी ही न्यूली ओपन वेयरहाउस जो बेंगलुरु में है, यूनिट वैल्यू 6 लाख रुपए एक्सक्लूसिव जीएसटी, द कंपनी हैज पे जीएसटी बट बेंगलुरु यूनिट डिड नॉट मेक पेमेंट अगेंस्ट दिस इनवॉइस विद इन 180 डेज। तो मेरे को बताओ, याद है ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस? याद करो, डिस्टिंक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको भी हम सप्लाई बोलते हैं। तो मेरा ही वेयर हाउस है, दूसरी स्टेट में है, डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा, बट सामने वाले ने मुझे 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की। अब देखो यहां पे तुम फंसोगे, यहां पे तुम कंफर्म फंसोगे, मैं बता रहा हूं यहां पे तुम फंसोगे, 100% फंसोगे। देखना अभी क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। चलो अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है इन एडिशन टू द अफोरसेड ट्रांजैक्शन, कह रहा है ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को छोड़ के, ठीक है, RLPL spent an amount of 5 लाख रुपए on the procurement of certain goods which are distributed as a part of corporate social responsibility expenditure required under the provision of Companies Act। ओ भाई साहब याद करो 17.5, हेलो ओए भिंडी कलर के बच्चों याद करो 17.5, याद करो 17.5। 17.5 में क्या था याद है? CSR वाली एक्टिविटी अगर कहीं देनी है, अगर CSR वाला काम करना है, उसके लिए मैं कोई गुड्स प्रोक्योर करता हूं, तो अगर मैं उसके लिए कोई गुड्स प्रोक्योर करूंगा उस केस में आईटीसी ब्लॉक होता है, तो यहां पे मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा जी, यहां पे मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको हटा दो। चलो अगले पॉइंट पर। फिर वगैरह ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर, इसी क्वार्टर में इट ऑल्सो रिसीव ए सब्सिडी ऑफ 40,000 फ्रॉम एन एनवायरमेंटल एनजीओ। एनजीओ से मिली है मतलब नॉन गवर्नमेंट है, एनजीओ से सब्सिडी मिली है मतलब नॉन गवर्नमेंट है, फॉर अडोप्टिंग ग्रीन रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक। दिस सब्सिडी वाज लिंक्ड टू ए परफॉर्मेंस मैट्रिक दैट इज कार्बन रिडक्शन, नॉट टू द प्राइस। पै गया स्यापा, प्राइस से लिंक नहीं है। अगर ये सब्सिडी प्राइस से लिंक होती, नॉन गवर्नमेंट वाली है तो ऐड कर देते, अब ये प्राइस से लिंक नहीं है तो वैल्यू में ऐड नहीं होगी, मतलब एक्सक्लूड करेंगे इसको, इस सब्सिडी को एक्सक्लूड करेंगे, वैल्यू में इंक्लूड तो होगी नहीं, इंक्लूड को नहीं होगी, प्राइस से लिंक होनी चाहिए। याद करो वो सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 सब्सिडी वाला पॉइंट कि सारी सब्सिडी हमें ऐड करनी है अदर देन गवर्नमेंट को छोड़ के, बट वो प्राइस से लिंक होनी चाहिए। अब ये प्राइस से लिंक ही नहीं है, जब ये प्राइस से लिंक ही नहीं है तो इसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंक्लूड ना करने का मतलब होता है इसको हम वहां से एक्सक्लूड करके चलेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ। कंपनी कह रहा है कंपनी हैज बीन कंप्लेंट इन फाइलिंग पीरियोडिक रिटर्न एंड स्टेटमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, हैज फाइल्ड द एनुअल रिटर्न। लो जी एनुअल रिटर्न फाइल किया पिछले साल की 15 अक्टूबर को। ओ भाई साहब, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो पिछले साल की 15 अक्टूबर को रिटर्न फाइल की है, ये डेट हमारे काम की हो सकती है। हेलो ओए ओए ढोकले, ओ चिंटू इधर, ये डेट हमारे काम की हो सकती है। जल्दी बताइए कौन से काम की होगी, जल्दी बोल फटाफट से, कौन से काम की होगी? ये काम की होगी जो पिछले साल का आईटीसी क्लेम करना है ना, जो पिछले साल का आईटीसी क्लेम करना है वो क्लेम कर सकते हैं इस साल के 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न फाइल किया 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर तक मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, उसके बाद मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, बस ये पर ध्यान दो। तो अब एक बार चेक करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ RLPL ऑफ द क्वार्टर अप्रैल से जून। अब एग्रीगेट टर्नओवर बता दो जी। पहले तो बताओ एग्रीगेट टर्नओवर के लिए इनवर्ड सप्लाई लेनी होती है, आउटवर्ड सप्लाई लेनी होती है? जल्दी बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए इनवर्ड सप्लाई लेनी होती है, आउटवर्ड सप्लाई लेनी होती है? आउटवर्ड सप्लाई। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आउटवर्ड सप्लाई लेनी होती है
तो आउटवर्ड सप्लाई में मेरे बच्चों एक तो आउटवर्ड सप्लाई में ये आएगा, एक आउटवर्ड सप्लाई में ये आएगा, ये आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आएगा, ये तो वहां से बाहर हो गया ना। उसके बाद यहां पे फिर ये भी नहीं आएगा। उसके बाद सप्लाई, हाँ जी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ये आपका आउटवर्ड सप्लाई है और ये भी आपका आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आएगा। तो आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या आएगा देखो जी। अच्छा, आउटवर्ड सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर, याद है एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड भी लेते हैं, नील रेटेड भी लेते हैं, उसके बाद आपका इंट्रा स्टेट भी लेते हैं, इंटर स्टेट भी लेते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है ना। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना फटाफट से, यहां पे देख लो 28 लाख ये लेंगे, 22 लाख ये लेंगे, 28 और 22 50 लाख तो ये हो गया। इंट्रा हो या इंटर हो सारा लेना है। उसके बाद एग्जम्प्टेड, सारे बच्चे बोल दो क्या एग्जम्प्टेड सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी? बिल्कुल आएगी। 8 और 4 12 ये लेना है, तो 50 और 12 62 लाख ये हो गया। सेल तो सप्लाई से ही बाहर है, इसको तो सप्लाई से बाहर निकालेंगे, तो इसको तो टर्नओवर में लेना ही नहीं है। उसके बाद ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है, फिर ये 6 लाख रुपए डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई की है, तो ये भी सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी। तो 62 और 6 68 लाख रुपए की मेरी यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर बनेगी। तो पहले का जो आंसर मेरा बनेगा 68 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्पर्श देख सकते हो, बट अगर इससे पहले वाला पार्ट ए देख लोगे तो और अच्छा होगा मेरे बच्चे। ठीक है जी। तो पहले का जो आंसर बनेगा वो 68 लाख रुपए बनेगा। तो पहले का जो आंसर है 68 लाख रुपए की हमारी एग्रीगेट टर्नओवर आएगी। तो एक बार इसके हम आंसर बाद में ही देख लेंगे, बट एक बार इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है? पक्का? अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, आईटीसी अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है। टू आरएलपीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट पर्पस ऑफ सीएसआर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब सुनो, ओए चिंटू इधर। कह रहा है सीएसआर के लिए जो गुड्स प्रोक्योर किए हैं तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेटे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब जहां पर भी नोट आईटीसी लिखा हो ना तो वो स्टेटमेंट सच्ची है। बस ये देख लो कहां पे नोट आईटीसी लिखा है जी। यहां पे शेल बी अवेलेबल लिखा है, या 50% हटा दो तो यहां पे आईटीसी अवेलेबल लिखा है, तो यहां पे गुड्स नोट अवेलेबल टू आरएलपीएल, तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आईटीसी मिलेगा ही नहीं, आईटीसी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीएसआर के लिए जो गुड्स प्रोक्योर करते हो उस पर आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहे हैं आरएलपीएल कैन क्लेम आईटीसी फॉर द इनवॉइस 20 मार्च। अब बताओ इसका आईटीसी वो कब तक क्लेम करेगा इस साल? तो 30 नवंबर और 15 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या बनेगा? 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक वाईटीसी क्लेम करेगा, ऑप्शन नंबर सी जी। 15 अक्टूबर तक वाईटीसी क्लेम करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ यार क्या गिरे हुए क्वेश्चन है यार, उठाने पड़ रहे हैं। उधर सुनीता ग्रुप में डाउट पूछ रही है, इधर यहां पे क्वेश्चन और एक खतरनाक वाले। बताओ यार क्या बात कर दी यार। भाई साहब यहां चल रहा है मेन मुद्दा, अग्रवाल साहब यहां मेन मुद्दा चल रहा है, इधर देखो ध्यान से। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंटल एनजीओ इज टू बी। अब बताओ जी, हाँ जी, जो सब्सिडी मिल रही है एनजीओ से, सारे बच्चे बोल देना क्या इसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे? नहीं, ये प्राइस से लिंक ही नहीं है ना। अब जब प्राइस से लिंक ही नहीं है तो ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ना, क्योंकि प्राइस से लिंक नहीं है। एक्सक्लूड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि ये प्राइस से लिंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ का बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, फोर्थ का बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। अब ये तुम बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा जी। अब सुनो ध्यान से, वैसे तुम्हें याद होगा नहीं बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द बेंगलुरु यूनिट टू पुणे ऑफिस। अब बताओ, कह रहा है नॉन पेमेंट, अगर आपने पेमेंट नहीं की 180 डेज में, उस केस में क्या होगा? Bengaluru unit shall reverse ITC availed on the goods received from Pune and also required to pay interest computed from the invoice till the date of reversal of ITC. Bengaluru unit shall reverse ITC availed of goods received from Pune, no interest. ठीक है। Restriction of 180 days of payment consideration is not applicable in present case. The Pune godown shall issue a credit note to Bengaluru unit to reverse of supply. अब 90% बच्चा तो ऑप्शन नंबर ए बोलेगा। मुझसे पूछ लो जी,
90% बच्चा तो ऑप्शन नंबर ए बोलेगा। फिर से पूछ लो, बच्चा कहेगा सर आपने हमें कहा था अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ता है, इंटरेस्ट लगता है स्टार्टिंग से लेके जब तक रिवर्सल होगा तब तक का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। और जो ये बच्चे सी कह रहे हैं, नहीं थंब मैंने बता सके वो सी क्यों है, जो थंब रट के आए, जो तुम घर पे रट के आए हो या तुमने कहीं पे भी रटा है, थंब मैंने बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी थंब क्यों कहने लग रहे हो हैं, या आंसर रट रखे हैं, बताओ ना। जो ये कहने लग रहे हैं सी, भाई ये प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो बताओ ना क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, बताओ क्यों हो गया, बताते क्यों नहीं, अरे बोल भी दो। जो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, मेरे को लॉजिक बताओ कि ऑप्शन नंबर सी तुम क्यों कह रहे हो, हैं सारे बच्चे मेरे को लॉजिक बताओ कि ऑप्शन नंबर सी क्यों कह रहे हो, क्योंकि आईटीसी मिला ही नहीं होगा। वाह, आईटीसी मिला ही नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है आरसीएम है, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में हम कंसिडरेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो नहीं तो अगर कंसिडरेशन के बारे में बात नहीं करते हैं तो आरसीएम। एक बच्चा कह रहा है आरसीएम, अच्छा धक्के से आरसीएम है, आरसीएम लगता है क्या इस पे, डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में आरसीएम लगता है क्या? अरे तो मेरे को ये बताओ आरसीएम कहां से हो गया भाई, क्या हो गया तुम्हें, आरसीएम कहां से हो गया? इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, मेरे को ब्रह्मास्त्र खोलना ही पड़ेगा। अब एक मिनट रुक जाओ, अब मैं यहां पे जीएसटी एक्ट, अब यहां पे एक मिनट रुक जाओ, इधर सुनना ध्यान से जी। अब सारे के सारे बच्चे एक बार यहां पे ध्यान से सुन लेना, इधर देखो ध्यान से जी। यहां पे सेक्शन नंबर 16 पे हम आने की कोशिश करते हैं, सेक्शन नंबर 16 पे हम आने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सेक्शन नंबर 16 है, ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 16 है। तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे नए वाला एक्ट कहां पे है, नए वाला एक्ट कहां पे है, जीएसटी एक्ट। अबे यार चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक्ट खोल के दिखाऊंगा, या अगर तुम्हारे पास एक्ट है तुम एक्ट खोल के देख लेना जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब सुनो ध्यान से मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं। जब तुम यहाँ पे सेक्शन नंबर 16(2) पढ़ोगे ना लेटेस्ट एक्ट में, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि 180 डेज वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो सप्लाई आरसीएम वाली हो या अगर उस सप्लाई में कंसीडरेशन ना हो। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो सप्लाई आरसीएम वाली हो या अगर उस सप्लाई में कंसीडरेशन ना हो, अदर देन मतलब इनको छोड़ के, मैं दोबारा बोलता हूं इनको छोड़ के, एक बार फिर बोलूंगा, अगर कंसीडरेशन ना हो या अगर वो सप्लाई आरसीएम वाली हो, इन दोनों को छोड़ के 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे आरसीएम तो है नहीं है जी, आरसीएम की बात तो यहां पे होती नहीं। डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में कहीं पर भी आरसीएम की बात यहां पे नहीं होती। उसने मुद्दा ही निकल कह रहा है कि जब उसने अपने ही यूनिट को सप्लाई की है तो वो सप्लाई जो है वो विदाउट कंसिडरेशन है, और अगर वो सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन में तो उस केस में 180 डेज वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है। जब 180 डेज वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए उन्होंने यहां पे ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है कि जो रिस्ट्रिक्शन है इस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। रीजन क्योंकि यहां पे कंसीडरेशन ही नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 180 डेज वाला हम लो पढ़ते हैं, उसमें अदर देन में दो केस कवर होते हैं, एक तो आरसीएम वाला केस कवर होता है और एक विदाउट कंसीडरेशन वाला केस कवर होता है। तो आरसीएम का तो यहां पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, बट ये पॉइंट जो है विदाउट कंसीडरेशन वाला है, इसलिए यहां पर 180 डेज वाली पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान। विद कंसीडरेशन भी हो हाँ, अगर विद कंसीडरेशन है तो लगेगा जी, विद कंसीडरेशन है तो बिल्कुल लगेगा। बट डिस्टिंक्ट पर्सन में इन्होंने यहां पर ये अगर वो होता तो स्पेसिफिकली वो लिखेगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑलवेज हम ये मानेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में कंसीडरेशन की बात यहां पे नहीं हो रही।
आपको याद आ रहा है वो पॉइंट हमने डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कहां पढ़ा था? विदाउट वाले में ही तो पढ़ा था। अबे नालायकों, जो तुमने डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट पढ़ा था वो तुमने विदाउट वाले में नहीं पढ़ा था क्या? याद करो, पैरा 2 शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 किसका है? विदाउट का। तो पैरा 2 सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो विदाउट की बात है ना, तो हम तो उसी लोग के बेस पे चलेंगे। तो अगर उसी लोग के बेस पे चलेंगे, इसलिए 180 डेज वाली कंडीशन जो है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। तो पहले का आंसर मेरे ख्याल से हमने डी दिया था जी, फिर दूसरे का ए था, सी बी सी। तो अब जाके 5 मल्टीप्लाई 2 10 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 10 नंबर हमारे जो हैं अब यहाँ पे पक्के हो चुके हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं वो 2-2 नंबर के बनते हैं, और जो सीएस और सीएमए वाले बच्चे हैं उनमें एमसीक्यूज नहीं बनेंगे, बट ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि सीएस के अंदर पहला क्वेश्चन जो होता है वो केस स्टडी बेस बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब ये वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमारा है मास्टर क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? मास्टर क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिशन, वैल्यूएशन, आईटीसी सब कुछ मिक्स है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब एक बार आ जाओ यहाँ पे। अब इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। याद है कल हमने अमेंडमेंट की है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बना रखे हैं। आपको मैंने कहा था ना अमेंडमेंट सही तरीके से कर लेना। अब कल कई बच्चे ने अमेंडमेंट देखी नहीं होंगी, तो जिन बच्चों ने कल अमेंडमेंट देखी है वो अप्रिशिएट करेंगे इन क्वेश्चन को जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज ए बिजनेस समिट इन सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात में, इन विच ऑल द स्टार्टअप्स वर इनवाइटेड टू पिच देयर बिजनेस आइडियाज। ठीक है, पंडित ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र sponsored the summit and paid sponsorship fee 1.5 लाख रुपए to Regal Foundation of Commerce। अच्छी बात है। अब अगर है you are required to determine who is the person liable to pay tax। पहला कह रहे हैं Regal Foundation of Commerce is a body corporate। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अब यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस कौन दे रहा है? यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो दे रहा है वो रिगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स दे रहा है। किसको दे रहा है? वो सर्विस दे रहा है पंडित ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड को। और पंडित ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड ने कितने रुपए दिए इस सर्विस के? 1.5 लाख रुपए। किसको दिए? रीगल को। तो ये तो हो गया सप्लायर और वो हो गया रिसीवर। अब जो कल हमने अमेंडमेंट डिस्कस की है स्पॉन्सरशिप वाले केस के अंदर, अमेंडमेंट ये डिस्कस किया कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में अब फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी। जबकि पहले यहां पे रिवर्स चार्ज था, बट अब वहां पे नया वर्ड क्या आ गया? नया वर्ड यहां पे आ गया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वाले केस में रिवर्स चार्ज है। तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज है। फिर वो कह रहे हैं अगर रिगल फाउंडेशन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है उस केस में यहां पे आरसीएम की बातें हो जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहां पर पहले वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और दूसरे वाले केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिख के देखोगे थोड़ा पहले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे? अब ये तुमने फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज तो बता दिया, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज तो बता दिया। अब इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। या एक बार ऐसा करते हैं, इसको भी हम लिखते हैं, उससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम्हें आता है, याद है? एक्स फैक्ट्री, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो कल हमने अमेंडमेंट की थी कि जहां पर हैंड ओवर करेंगे वहीं पर आईटीसी मिल जाएगा। हेलो, जहां पर हैंड ओवर करेंगे, फिर अगर कोई बीच में डिस्ट्रॉय स्टोलन हो गया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसका है, बट इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक अभी हमें करना है। तो एक बार पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इन तीनों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इन तीनों को लिखना कैसे है, आ जाओ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लो पहले। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको बताना है क्या इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है या इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है। आपको बताना है पहला, अ टैक्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विस फॉर द अपकीप of the municipal corporation of Delhi head office building, value of supply of goods constitute 20% while providing such maintenance service। कुछ याद आ रहा है? सारे बच्चे बताओ, कुछ तुम्हें याद आ रहा है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो
क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? कल ही हमने किया है। अगर अगर एमसीडी अगर हम एमसीडी को सर्विस दे रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी को सर्विस दे रहे हैं, और म्युनिसिपैलिटी आगे पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके लिए सर्विस है तो एग्जम्प्ट है। बट अगर 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 म्युनिसिपैलिटी अपने ऑफिस के लिए कोई सर्विस ले रही है तो वो एग्जम्पशन में कवर नहीं है, अब वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। अब वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है, ठीक है। और अगर ये आगे पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती, उसके लिए अगर सर्विस लेती तो एग्जम्प्ट है। अच्छा, वो भी तब एग्जम्प्ट है अगर उसमें 25% तक गुड्स हो, मतलब मेजर पार्ट सर्विस का हो। अब यहां पे 20% गुड्स हैं, बट ये पॉइंट हमें चेक ही नहीं करना ना, ये पॉइंट हमें चेक ही नहीं करना ना, ये तो टैक्सेबल ही है। ये चेक तब करना होता अगर ये एग्जम्पशन में आता, तो 25% तक गुड्स होने चाहिए, बाकी सारा काम सर्विस हो तो एग्जम्प्ट है। बट इसमें चाहे कुछ भी हो, ये तो उसने अपने ऑफिस के लिए सर्विस ली है। अगर ऑफिस के लिए सर्विस ली है तो ये जीएसटी में टैक्सेबल है। ये हमने कल अमेंडमेंट में डिस्कस किया था। आगे देखो, मिस्टर तलरेजा एंड तलरेजा ए फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एक एडवोकेट की फॉर्म है, प्रोवाइड लीगल सर्विस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द हाई कोर्ट। याद करो एडवोकेट की सर्विस, याद आपको मैंने एडवोकेट की सर्विस एग्जम्पशन से इंटरलिंक करवाई थी। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। याद करो एडवोकेट की सर्विस जो हमने एग्जम्पशन से इंटरलिंक की थी, कि अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, और अगर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। अब बताओ यहां पर क्या होगा? ये एग्जम्प्ट होगा। जाके एक बार डायग्राम चेक कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है फिर, डीएलएफ मॉल नोएडा प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन द बेसमेंट ऑफ मॉल। ये भी आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था कि जो अपना जनरल पब्लिक की पार्किंग होती है मॉल वॉल के अंदर, तो ये सारी की सारी पार्किंग एग्जम्प्ट नहीं है, तो ये टैक्सेबल है। इस पे जीएसटी की बातें होंगी जी, इस पे जीएसटी की बातें होंगी। अगले पॉइंट पर आओ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज और स्कूलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम द स्कूल। ये सर्विस एग्जम्प्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, अगर स्कूल की बात यहां पे हो रही है, अगर बाय, उसने क्या बोला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज, इस स्कूल को सर्विस दे रहा है। अगर वो कॉलेज को सर्विस दे रहा तो टैक्सेबल होता। स्कूल वाले केस में वो क्या है, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा, तो ये भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। ये जो है ये भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। हाँ, कॉलेज होता तो टैक्सेबल था, कॉलेज होता तो टैक्सेबल था। क्रेडिट कार्ड का तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है ना, क्रेडिट कार्ड का तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना, ये भी तुम्हें कुछ याद कराएगा अमेंडमेंट की। अब तुम याद करोगे अमेंडमेंट को। मैंने कहा था ना अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जी। हाँ हाँ, अभी आंसर लिखवाऊंगा। मैंने कहा तो एक बार इसको एक कर लेते हैं, फिर इसके आंसर लिख लेंगे जी। अभी तुम याद करोगे अमेंडमेंट को। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है मिस्टर मुत्तुस्वामी, अय्यो रामा, मिस्टर मुत्तुस्वामी एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर रजिस्टर्ड इन बेंगलोर कर्नाटका हायर परिवहन लॉजिस्टिक एन अनरजिस्टर्ड जीटीए टू डिलीवर हिज गुड्स एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कस्टमर इन जयपुर। अब ये सर्विस देने वाला जीटीए जो है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। लेने वाला पर्सन जो है ये पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है। अब अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को जीटीए की सर्विस दे रहा है, और तुम सब जानते हो जीटीए वाले केस में आरसीएम लगता है। अब जीटीए वाले केस में आरसीएम है, ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो ये तो इनवॉइस काट ही नहीं सकता। बोलो हाँ। जब ये इनवॉइस काट नहीं पाएगा तो सामने वाला बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में बात होगी सेल्फ इनवॉइस की। बोलो हाँ। किसकी बात होगी? सेल्फ इनवॉइस की बात होगी। जब सेल्फ इनवॉइस की बात होगी तो कल ही हमने डिस्कस किया है, इस केस में इनवॉइस कौन काटेगा? इनवॉइस काटेगा ये पर्सन जो सामने वाला है, परिवहन लॉजिस्टिक। ये कौन है? मुत्तुस्वामी, ये जो रिसीवर है। तो अगर ये रिसीवर है, ये इनवॉइस काटेगा। और कितने दिन में काटेगा? जब इसने सर्विस रिसीव की उसके 30 दिन के अंदर ये इनवॉइस काटेगा। याद है, उसके 30 दिन के अंदर ये इनवॉइस काटेगा। और इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? कल ही अमेंडमेंट की है इस सेल्फ इनवॉइस वाले केस में। वैसे रिवर्स चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इनवॉइस के पेमेंट 60 दिन में आ गई तो पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे। बट इस केस में अभी टाइम ऑफ सप्लाई नया आया है। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पेमेंट की डेट
और जिस दिन रिसीवर सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा, इनमें से अर्लियर जो होगा वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ये कल ही हमने अमेंडमेंट की है, मत देखो अमेंडमेंट, ना करो अमेंडमेंट। और मैं आपको दिखाऊंगा इस बार पेपर में कम से कम 10 से 12 नंबर के अमेंडमेंट बनेंगे और तुम याद करोगे फिर, ठीक है। अब देख लो उसने क्या बोला है। तो उसने बोला जी, परिवहन लॉजिस्टिक चार्ज 60,000 रुपए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच वॉज पेड बाय मुथुस्वामी ऑन 4 जनवरी, ठीक है जी, थ्रू अकाउंट पे चेक। द डिलीवरी वॉज ऑल्सो मेड ऑन द सेम डे। अब डिलीवरी भी सेम डे हो गई, मतलब गुड्स रिसीव जो हो गए वो 4 जनवरी को ही हो गए। तो अगर 4 जनवरी को हो गए तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो 4 जनवरी से 30 दिन लगा लो, तो 4 जनवरी से 30 दिन जो बनेंगे आई थिंक 3 फरवरी बनेंगे। तो 3 फरवरी या उससे पहले इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस यहां पे रेज करना पड़ेगा जी। आगे देखो, वो कह रहे परिवहन लॉजिस्टिक डिड नॉट रेज द टैक्स इनवॉइस। अब उसने टैक्स इनवॉइस रेज नहीं किया फॉर दीज सर्विस सिंस इट वाज अनरजिस्टर्ड, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तू अनरजिस्टर्ड है, बट सामने वाला बंदा तो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पर्सन लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस, कौन पर्सन लायबल है जी? तो ऑब्वियस सी बात है, रिसीवर जो है वो यहां पे लायबल होगा जी, ठीक है जी। तो यहां पे पर्सन लायबल कौन है जी? यहां पे टैक्स इनवॉइस कौन रेस करेगा? मुथुस्वामी। तो यहां पे रिसीवर मतलब मुथुस्वामी जो है वो यहां पे इनवॉइस रेस करेगा जी, मुथुस्वामी जो है वो इनवॉइस रेस करेगा। अच्छा, टाइम लिमिट क्या होगी? मुथुस्वामी 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेस करेगा। 30 दिन कहां से? जब से उसने रिसीव किया। रिसीव कब किया? 4 जनवरी को, वहां से 30 दिन, तो 3 फरवरी या उससे पहले उसको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा जी। और फिर वो कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई बता दो। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उसने इनवॉइस कब रेज किया है? उसने इनवॉइस रेज किया यहाँ पे 4 जनवरी, मतलब यहाँ पे पेमेंट आई है 4 जनवरी को, और इनवॉइस रेज करना जो है अज्यूमिंग टैक्स इनवॉइस इशू किया लास्ट डे ऑन विच इट शुड बी हैव बीन इशूड, 3 फरवरी को, मतलब इनवॉइस इशू किया 3 फरवरी को और पेमेंट आई है 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी और 3 फरवरी, इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 4 जनवरी बनेगा। तो 4 जनवरी जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगा इसके अंदर। तो उसने बोला ना इनवॉइस इशू किया लास्ट डे ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड, तो 3 फरवरी लास्ट डेट बन रही है ना। तो पेमेंट आई 4 जनवरी को, लास्ट डेट और इशू किया 3 फरवरी को, इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 4 जनवरी। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है वो 4 जनवरी बनेगा। तो एक बार देखना आंसर, ये लो। तो पहले तो एक बार यहां पे आंसर देख लेते हैं। ये देखो जी, पहले का तो कौन लाइबल है? तो पहले का यहाँ पे लाइबल जो है वो कौन रेस करेगा? मुथुस्वामी जो है वो यहाँ पे इनवॉइस रेस करेगा। फिर रूल नंबर 47A नया आया है, 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस रेस करना है। तो 30 दिन के अंदर मुथुस्वामी जो है वो इनवॉइस रेस करेगा 3 फरवरी या उससे पहले। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? अब टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा यहाँ पे 4 जनवरी और 3 फरवरी, इसमें से अर्लियर क्या बनेगा? 4 जनवरी। तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? और ये सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस हैं, जो कल हमने अमेंडमेंट किए ना उसके बेस पे सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और मैं कंफर्म कह रहा हूं तुम्हारे पेपर में देखने को मिल सकती हैं, कंफर्म तुम्हारे पेपर में देखने को मिल सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिख के देखते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है जो हम मंडे को करेंगे, और मंडे को ही इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। अब भाग मत जाना, कहीं बच्चा कहे चल छोड़ यार लिखना तो है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, लिखने से ही काम बनेगा। ठीक है ना, लिखने से ही काम बनेगा, लिखने के ही नंबर मिलने हैं, यस या नो या फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज के नंबर नहीं मिलने हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? आओ अब इसको लिखते हैं। तो सबसे पहला हम यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था आरसीएम वाला। आउच, एक बार ये हमने क्वेश्चन किया था आरसीएम वाला, तो ये वाला हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ सारे बच्चे जी। ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे जी, इधर देखो ध्यान से जी। तो हम यहां पे पहले लिख रहे हैं सॉल्यूशन, हम यहां पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन जी। ठीक है जी, सॉल्यूशन किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का जी, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है ना। तो पहला पार्ट यहां पे लिख रहे हैं, लिखो री पहला पार्ट। अब अगर तुम्हें एंट्री नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें एंट्री नंबर याद नहीं है
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पे लिखोगे एज पर दी रेलिवेंट एंट्री ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एज पर द रेलिवेंट एंट्री ऑफ आरसीएम। ठीक है जी। जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप, जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ, पहला पॉइंट, दी सप्लायर इज एनी पर्सन other than body corporate, that is नॉन बॉडी कॉरपोरेट। वो कौन होना चाहिए? नॉन बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है जी। एंड रिसीवर इज बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। रिसीवर इज बॉडी कॉरपोरेट एंड पार्टनरशिप फॉर्म। सर शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउड है? नहीं, आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है जी। नाउ इन this case, now in this case supplier, that is रिगल, क्या नाम है? रिगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स इज अ बॉडी कॉरपोरेट, hence RCM, reverse charge mechanism condition is not satisfied, since RCM applies only when, if supplier is non body corporate, hence RCM not applicable, आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लायर दैट इज रिगल फाउंडेशन, ठीक है जी, इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है जी, ये पहले का आंसर हो गया जी। अब उसके बाद केस नंबर 2 था, जी। इस केस में क्या है? सप्लायर दैट इज रिगल फाउंडेशन
इज नॉन बॉडी कॉरपोरेट। रिगल फाउंडेशन जो है वो क्या है? नॉन बॉडी कॉरपोरेट। रिगल फाउंडेशन जो है वो नॉन बॉडी कॉरपोरेट है एंड recipient is body corporate। रेसिपिएंट आई थिंक कौन है रेसिपिएंट? क्वेश्चन में हमारा है रेसिपिएंट पंडित है ना, आई थिंक पंडित, पंडित ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। सो as per the relevant provision, as per the relevant provision, RCM shall apply and a recipient, that is Pandit Jewels Private Limited, is liable to pay GST under RCM। अंडर RCM। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, अब बताओ यहां पे कोई भी दिक्कत कोई परेशानी? डन? क्या इसको लॉक कर दें? क्या इसको लॉक कर दें जी? ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ फटाफट से जी। अब यहां पे लिखो सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 लिखो जी। अब सॉल्यूशन नंबर 8 का पहला पार्ट लिखो जी। सॉल्यूशन नंबर 8 का पहला पार्ट लिखो। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लोकल अथॉरिटी in which goods constitutes not more than 25% of value by way of any activity in relation to public function perform under article 243W 243W is exempt। ये exempt है अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी। बट एज पर लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन, एज पर लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन सिविल मेंटेनेंस सर्विस received for the upkeep of the
एमसीडी ऑफिस आर नोट इन रिलेशन आर नोट इन रिलेशन टू पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म अंडर आर्टिकल 243W। ठीक है, 243W। हेंस सच सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। टैक्सेबल अंडर जीएसटी, तो ये सर्विस जो है वो जीएसटी में टैक्सेबल है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। अब इसका सेकंड पॉइंट यहां पे लिखो जी। एज पर दी रेलिवेंट प्रोविजन लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉर्म ऑफ advocates to central government, state government, union territory, local authority is exempt under GST। दीपक, उसके अंदर यह है कि अगर एमसीडी कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके लिए वो सर्विस ले रही है या गुड्स ले रही है, तो वो एग्जम्प्ट है। बट जो गुड्स और सर्विस वो ले रही है उसमें एग्जम्पशन तब मिलेगी अगर गुड्स का पोर्शन जो है वो 25% तक है। अगर वो 25% से ऊपर है, उस केस में एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है जी। सर एफसीएम आरसीएम शॉर्ट फॉर्म चलेगा, चल सकता है, बट ना लिखो तो अच्छा है। मतलब मेरे कोडिंग तो पूरा ही लिख दो यार, बिना बात के वो आधा पौना नंबर काट ले। अब तुम्हारे 8 सेकंड के चक्कर में वो बिना बात के आधा नंबर काट सकते हैं। आर्टिकल नंबर 243W, आर्टिकल नंबर 243W जी। ठीक है, तो एग्जम्प्ट है जीएसटी के अंदर जी। ठीक है, अब लिखो यहां पे इन गिवन क्वेश्चन सप्लायर इज तलरेजा एंड तलरेजा that is form of advocates and recipient is state government। recipient is state government and nature of service is representation before high court। representation before high court। hence above service is एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जो ऊपर वाली सर्विस है एग्जम्प्ट है जीएसटी से। हाँ वंश, यस। कोई बात नहीं सोनाली, इस बार पास हो जाओगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। डन जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं?
चलो अब यहां पे आओ, तीसरे पॉइंट के अंदर आओ जी। अब तीसरा पॉइंट बताओ, तीसरा पॉइंट यहां पे लिखो। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट हमारा था वो पार्किंग की सर्विस। वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो एक लाइन में आंसर आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक आर नोट specifically exempt from GST, therefore GST is payable on this service। इसलिए इस सर्विस पे जीएसटी लगेगा जी, इसलिए इस सर्विस पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात ध्यान दो जी। डन जी, क्या इसको लॉक कर दें जी? डन जी, चलो अब यहां पे पॉइंट नंबर 4 आओ। अब यहां पे पॉइंट नंबर 4 आओ जी। पॉइंट नंबर 4 देखो जी, पॉइंट नंबर 4। अब यहां पे हमारा वो था प्री स्कूल वाला, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला वो एग्जाम था ना, स्कूल वाला। लिखो यहां पे जी, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स provided to an educational institution which is engaged in providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school, education up to higher secondary school are exempt from GST, therefore in given case service provided by private transport operator is exempt from GST, exempt from GST। फिर वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 में इतने पॉइंट थे ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे यही पॉइंट निकल के आ रहे हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में यही पॉइंट हमारे निकल के आ रहे हैं। डन।
अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आपको खुद लिख के देखना है। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए ना, अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही लिखवाऊंगा, पेपर तुम्हारे भी तो है ना, अब तुम उसकी प्रैक्टिस खुद करोगे। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 अब तुम यहां से पढ़ोगे जी, पहले एक बार ऐसा करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार यहां से एक बार चेक कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इन्होंने कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई वाला है, जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई वाला है ना, जो अमेंडमेंट बेस है कि रिसीवर इनवॉइस इशू करेगा 30 दिन में इशू करेगा, और 30 दिन का मतलब 3 फरवरी या उससे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जो पेमेंट की डेट है और जो रिसीवर ने इनवॉइस इशू किया विच एवर इज अर्लियर, तो इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 4 जनवरी। तो एक बार आप आंसर देख लेना, इन्होंने कैसे आंसर लिखा है। अभी क्लास खत्म होते ही कोशिश करना 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एक बार लिखने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कैसे आएगा। एक बार पहले पढ़ लो फिर देख के लिख लेना, ठीक है ना। एक बार पहले पढ़ लो फिर देख के लिख लेना, ठीक है। तो बाकी फिर हम मिलेंगे मंडे को जी, ठीक है। तो बाकी फिर हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे को जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है आरटी पे वो खत्म करेंगे, और देन फिर अगले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। आई होप आपको सेशन के अंदर मजा आया होगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, पढ़ना भी आ गया होगा, लिखने की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत हो चुकी होगी। फिर हम मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, तंदुरुस्त रखो, चुस्त रहो और हमेशा खुश रहो। और सारे बच्चे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मैक्सिमम हर बच्चे के साथ ये सीरीज को जरूर शेयर करना। ये सीरीज हर बच्चे के बहुत काम की है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।